यूक्रेन रूस जंग से जुड़ी सबसे बड़ी खबर यह है जहां जेलेंस्की ने अब की है शांति की अपील। आपको बता दें, युद्ध में भारी नुकसान की बात जेलेंस्की कह रहे हैं, युद्ध में बड़ी तादाद में मारे गए लोगों की बात जेलेंस्की कह रहे हैं। हम युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाहते, जेलेंस्की की तरफ से क्या कहा गया सुनिए। हमारे पास वक्त नहीं है, युद्ध में ज्यादातर लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हम नहीं चाहते कि यह युद्ध और सालों तक खिंचता जाए, क्योंकि 2 साल से ज्यादा समय से जारी युद्ध में यूक्रेन को काफी नुकसान हुआ है, अपने सैनिकों, नागरिकों, और ज्यादा नुकसान जिस तरीके से यूक्रेन को हुआ है, अपनी जमीन तक से यूक्रेन ने हाथ धो दिया है। अब इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करूंगी, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने से पहले और बाद की यह तस्वीर आपके सामने रखूंगी। और मैं बता दूं, मेरे 2 सहयोगी मनीष झा के साथ साथ सुमित इस वक्त मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों इंफॉर्मेशन वॉल पर आइए। यह तस्वीर और यह मैप, मनीष और सुमित, आप दोनों इन लोकेशंस पर गए हैं। यह पहली तस्वीर है इन्वेजन से पहले की वो तस्वीर, ये मैप आपके सामने है, और अब के हालात 2024 के। जरा बयां कर दीजिए कि आज की स्थिति में किस लिहाज से जेलेंस्की का ये बयान समझा जाए, जहां वो बहुत हद तक गवा चुके हैं। देखिए सुरभि, सबसे बड़ी बात यह है कि जेलेंस्की के बयान को तो मैं कहता कि हिंदी में बहुत सारी इसके लिए कहावत है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, या देर आए दुरुस्त आए, लेकिन बात उसकी नहीं है। बात है कि ग्राउंड पर क्या पोजीशन है। ग्राउंड पर आज की तारीख में यह है कि पुतिन ने साफ कर दिया कि क्रीमिया मेरा होगा, अवदीपका मेरा होगा, खिर्सन मेरा होगा, एलपीआर मेरा होगा, डीपीआर मेरा होगा, ज़पोरिजिया मेरा होगा, ये सब मेरा होगा। इसके अलावा आप नाटो में नहीं जाएंगे, और तब बात करो शांति की। यही बात तो वो पहले कह रहे थे, कम से कम इतनी टेरिटरी बच गई होती। लेकिन अब जेलेंस्की को समझ में आया। तो क्यों समझ में आया? शायद उन्हें अंदाजा हो गया था कि बाइडेन और ट्रंप की जब डिबेट होगी तो उस समय बाइडेन की क्या हालत होने वाली है। जो बातें उनकी तरफ से की गई हैं, जो प्लान है रशिया का, इसको लेकर भी बड़ी खबर है। लेकिन सुमित, अब इस लोकेशन पर ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या वाकई अब रशिया इस लेवल तक इन इलाकों में दबदबा बना चुका है कि वो गवर्न करने के लिए तैयार है, या हकीकत यह है कि अभी भी यूक्रेन इन्हीं इलाकों से रूसी सैनिकों को खदेड़ने की कोशिश कर रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जैसा मनीष भी बता रहे थे, बात सच है कि अब वो इलाके, जिन इलाकों के लिए लगातार यूक्रेन दम भरता था, वो इलाके उसके हाथ से निकल चुके हैं। और अभी ना सिर्फ दबदबा इन इलाकों में है, बल्कि कोस्टल लाइन जो अगर आप देख रहे हैं, यूरोप तक के इलाकों के आसपास आप कह सकते हैं कि रूस का दबदबा या उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो गया। उसके ऑफेंसिव ऑपरेशंस इतने कारगर हुए पिछले 2-3 महीनों में कि कीव को, या खासतौर पे जेलेंस्की को बात माननी पड़ी कि अब जल्दी से जल्दी इस पे समझौता हो जाए। ये वही जेलेंस्की है जो लगातार समझौते की बात को दरकिनार कर रहे। तो कह रहे थे कि हम लड़ते रहेंगे आखिरी दम तक, लेकिन अब हालात ये हो गए क्योंकि मैन पावर नहीं है, हथियार नहीं है, 6 महीने का वक्त दिया जा रहा है। 6 महीने के वक्त में अगर रूस चाहे तो कहां तक घुस सकता है, ये जेलेंस्की भी जानते हैं। यही वजह है कि अब वो एक सरेंडरिंग मोड में आ गए हैं। इंफॉर्मेशन देने से पहले चर्चा मेरे 2 सहयोगियों के साथ इसलिए की क्योंकि ये इन लोकेशंस पर जा चुके हैं, ये गवाह हैं इन्वेजन की शुरुआत से अब तक के उन हालात के बारे में, जहां हकीकत यह है कि यूक्रेन की जमीन का एक बड़ा हिस्सा रूस अपने कब्जे में ले चुका है। और दावे के अनुसार अवदीवका, खिर्सन जैसे इलाकों में रूस यूक्रेन को काफी जमीन पर अपना दबदबा जिस तरीके से बना चुका है, उसी लिहाज से हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि क्रीमिया पर रूस पहले से ही कब्जा जमा चुका है। अब कीव पर कब्जे की जिस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं, इस वक्त की ग्राउंड रियलिटी क्या है, उसी आधार पर हमने चर्चा की। लेकिन अब युद्ध के बीच बड़ी खबर पुतिन के उस शांति वार्ता को लेकर भी है, जिसमें कंडीशंस रखी गई हैं। यानी पुतिन ने शांति वार्ता के लिए शर्तें रखी हैं। वो शर्तें आखिर है क्या, जिसका जिक्र अभी मनीष भी कर रहे थे। बड़ी खबर यह है, डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिजिया, खिर्सन पर शर्त को लेकर इन क्षेत्रों से यूक्रेनी सैनिकों की वापसी की मांग की जा रही है। नेटो में शामिल होने की योजना को यूक्रेन को छोड़ना होगा, यह बात पुतिन ने कही है। और कुछ दिन पहले ही जिस तरीके से इन शर्तों को लेकर मनीष खबर आई थी, यह साफ हो चुका था कि कहीं ना कहीं युद्ध के हालात ऐसे हो चुके हैं, ग्राउंड ऑपरेशंस के हालात ऐसे हो चुके हैं कि दोनों अब टेबल पर आकर वार्ता करना चाहते हैं। देखिए, वाकई में अगर शांति स्थापित हो जाए तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। अब ग्राउंड पर देखिए कि ग्राउंड पर क्या है। ग्राउंड पर आज की तारीख में अगर मैं आपको कहूं, भले ही जेलेंस्की ने बहुत पहले कहा था कि 31,000 उनके सैनिक मारे गए हैं, हकीकत यह है कि इस वक्त यूक्रेन के करीबन 7 लाख सैनिक मारे गए हैं, 10 लाख सैनिक घायल हैं, 70 लाख लोग विस्थापित होकर यूरोप के अलग अलग शहरों में बहुत बुरी स्थिति में जी रहे हैं। और उसके बाद भी युद्ध में भेजने के लिए अब सैनिक नहीं मिल रहे हैं। 60 साल के बूढ़े को भी पकड़कर भेजने की कोशिश हो रही है। लोग, जब सैनिकों की भर्ती के लिए जाया जा रहा है तो लोग गुस्से में गोली चला दे रहे हैं उन लोगों पर जो सैनिकों की भर्ती करा रहे हैं। तो इस हालत में जेलेंस्की को भी पता है
कि अब अगर स्टॉप बटन नहीं लगाया गया तो उनकी खैर नहीं। पुतिन के लिए भी यह है कि पुतिन अब जीत चुके हैं, पुतिन ने अपनी ताकत दिखा दी है, पुतिन ने यूरोप को, अमेरिका को, दुनिया को बता दिया है कि रूस को जितना कमजोर समझा जा रहा था उतना कमजोर नहीं है, भले ही ज्यादा मजबूत ना हो। लेकिन जेलेंस्की को कमजोर सुमित इस वक्त किसने कर दिया है? क्या युद्ध का विस्तार, यूरोप या नेटो देशों तक विस्तार को लेकर जो लगातार अभी तक हम चर्चा करते आए थे, क्या कहीं ना कहीं अमेरिका के उसी दबाव का ये नतीजा है? क्योंकि ये तो शुरू से माना जा रहा था कि अमेरिका को यूक्रेन की चिंता नहीं है, अमेरिका को सिर्फ रूस को नीचा दिखाना है। आज के इस हालात में जेलेंस्की के इस बदले सुर की वजह क्या? देखिए, एक बात कही जाती है ना कि वीर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दरअसल यूक्रेन के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ, वीर बनाकर आगे तो कर दिया गया, लेकिन साजो सामान, लोग, कुछ नहीं दिया गया। अभी भी ये यूक्रेन लगातार कह रहा है कि कुछ जो साजो सामान इंपॉर्टेंट है वो हमें जल्द से दिया जाए। 6 महीने का वक्त लग रहा है। जो कॉन्ट्रैक्ट आप बता रहे थे अमेरिका का कि कॉन्ट्रैक्ट जो अमेरिकी सोल्जर्स है वो जाएंगे, वो भी 6 महीने के बाद डिसाइड होगा। तो ऐसे में यूक्रेन के पास कुछ नहीं बचा इस समय, पूरा बर्बाद हो चुका है। यहाँ तक कि उसकी इकोनॉमी, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी रेल लाइन सब बर्बाद हो चुके हैं। यहाँ लोग नहीं है लड़ने वाले, ज्यादातर लोग विस्थापित हो चुके हैं। तो आखिरकार फिर ऐसे देश के अंदर कौन लड़ने जाएगा? और यूक्रेन ये बात समझ चुका है कि अब उसके पीछे ना तो नाटो है, ना ही अमेरिका, और अब उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है इसके अलावा कि वो सरेंडर करके बातचीत कर नेगोशिएशन कर इस वॉर को यहीं रोक दे। अब टाइमिंग इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है मनीष और सुमित।